नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एशिया इन्फोकॉम लिमिटेड इस कंपनी का जो आईटी सेक्टर का एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट किस तरह का अर्न कर रही है वो देखेंगे। बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज, इन्वेंट्रीज डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी कंपनी की हिस्सेदारी है और एफ आई डी एस इस कंपनी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। इन सब के बारे में हम फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज देखेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा ये कंपनी किस तरह का करंट ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे। बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसके साथ ही में आईटी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें काम करती है, लेकिन कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कंपनी के आईटी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है इससे आता है। तो इससे कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हमें देखने को मिला है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो आईटी सेक्टर में हमें बहुत ही प्रेशर देखने को मिला है, जिस रीज़न की वजह से आईटी सेक्टर के जो मैक्सिमम स्टॉक्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे हो और कंपनी का शेयर अगर करेक्शन में हमें देखने को मिलता है तो ज़रूर हम कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होना ज़रूरी है। और इसीलिए इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम कंपनी का पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 3.66 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल लगभग 4 करोड़ का रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी के सेल्स में ड्रॉप होकर ही 1 करोड़, इसके अगले साल 0.05, मार्च 22 में 0.21 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.70। तो मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 1 करोड़ से भी नीचे जाते हुए देखने को मिला है। तो मार्च 20 से पहले अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट कंपनी का सेल्स करोड़ में जनरेट हो रहा था, लेकिन मार्च 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल में कंपनी का जो सेल्स है 1 करोड़ के बिलो हमें जाते हुए देखने को मिला है। और कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है -56% कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में डाउन हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद कंपनी का जो एक्सपेंस है वो सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम लॉस में ही देखने को मिला है। ज़रूर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट हुआ है, लेकिन इसके जो नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस बढ़े, उस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम लॉस में गया है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये भी मार्च 18 के बाद मैक्सिमम टाइम हमें बहुत ही बड़े लॉस में देखने को मिला है। ज़रूर इसमें भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने थोड़ी सी अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन सिर्फ 1 साल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखने से हम किसी भी कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी को कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और उसके लिए कंपनी को सेल्स के कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम करना पड़ेगा और साथ ही में सेल्स की ग्रोथ है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 16 लाख का है, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 0.01, इसके बाद कंपनी लॉस में गई। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से बढ़कर 0.18 लाख का हुआ, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से कंपनी के नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ और ये 0.04 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी ये 0.05 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम लॉस में है। और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंपनी का अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो कंपनी ने पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट अदर इनकम अच्छे से जनरेट किया है। और ये अदर इनकम ऐड होने की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी अपने मेन बिजनेस से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में जनरेट नहीं कर पाई है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी अदर इनकम से नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो कभी भी ज़ीरो हो सकता है। जैसे कि अगर हमने इस कंपनी के बारे में देखा तो कंपनी पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट अदर इनकम जनरेट कर रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अदर इनकम भी हमें कम होते हुए देखने को मिला है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ज़ीरो भी हुआ है।
और इसी वजह से हम कंपनी के अदर इनकम के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी कंसिस्टेंट अदर इनकम अच्छा जनरेट कर पाएगी और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1-2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अच्छे से जनरेट किया है, जो कि अदर इनकम की वजह से हुआ है। और अदर इनकम को भी ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने कोई अच्छी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें ये भी ज़ीरो देखने को मिला है और ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -56% से डाउन हुए है और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी के बाकी के सेगमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और डाउन होते हुए देखने को मिले, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से और इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास सितंबर 22 में अभी 5.73 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 18 में 5.46 करोड़ के थे। तो ये कंपनी अपने रिजर्व है वो कंसिस्टेंट बढ़ा रही है और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 50 लाख का बोरंग्स है, जो कि कंपनी कभी भी कम कर सकती है और इसे हम डेट फ्री यहाँ पर मान सकते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही कम बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट को अभी बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है। और साथ ही में कंपनी के ऊपर जो कंसिस्टेंट कम बोरंग्स है उस रीज़न की वजह से कंपनी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ता, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो। तो कंपनी अपना जो सेल्स है उसमें एक अच्छी ग्रोथ करेगी और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कंट्रोल में कर पाएगी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ से अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी की बोरंग्स कम है उसकी वजह से कंपनी को अभी तो कोई यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ रहा है और इसी वजह से कंपनी को सिर्फ अभी अपनी सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कंट्रोल में करने पड़ेंगे ताकि कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें अच्छी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का हम कैश फ्लो देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.03 देखने को मिला है, जो कि इसके अगले साल प्लस में ज़रूर आया था, लेकिन इसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो मार्च 2021 और 22 इन 3 सालों में ये लॉस में गया है। तो इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम लॉस में है और किसी भी कंपनी के लिए परफॉर्मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस कंपनी के पास एक अच्छा नेट कैश फ्लो हो, जो कि इस कंपनी के पास अभी हमें डायरेक्ट मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है। अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो बहुत ही ख़राब और लॉस मेकिंग है। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 4.99 थे, इसके अगले साल ये बढ़कर 300 के ऊपर गए। इसके बाद फिर से कंपनी ने कम किए और 17 हुए, इसके बाद फिर से 300 के ऊपर गए और उसके बाद फिर से अभी हमें मार्च 22 में कम देखने को मिले। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट उसके जो डेज है कम करके रखने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन फिलहाल कंपनी के डेप्टर डेज बहुत ही वोलाटाइल है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल कर रहा है। और इसके बाद कंपनी के इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे जो कि मार्च 18 में 322 थे, इसके अगले साल ये बढ़कर 500 हुए, इसके अगले साल कम होकर 229 और इसके बाद मार्च 22 में अभी बढ़कर 671 हुए। तो इस कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो इस कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज दोनों में अच्छी यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी आने वाले समय में स्टेबल परफॉर्मेंस कर पाए। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 22.88% की हिस्सेदारी है। इसके बाद डीआईज के पास देखेंगे तो 0% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 77.12% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उनके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो लगभग 75% से भी ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के पब्लिक के पास है, जो कि किसी भी कंपनी को कभी भी बहुत ही अनस्टेबल कर सकता है। तो ओवरऑल एशिया इन्फोकॉम इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -56% से हुई है, जिस रीज़न की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट 1-2 साल पॉजिटिव में भी जनरेट किया है वो अदर इनकम की वजह से किया है, ना कि कंपनी के मेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से, जो कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन होता है।
कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास अच्छे रिजर्व है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने जो कैश फ्लोज है वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज के डेज है वो भी हमें बहुत ही हाई देखने को मिले, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और साथ ही में अगर हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो बहुत ही कम हिस्सेदारी और उनके कंपेरेटिव पब्लिक के पास मेजोरिटी स्टेक है, जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बना सकता है। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी उसमें सिर्फ कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के पास अच्छे रिजर्व है और ये कंपनी डेट फ्री के आसपास हमें देखने को मिली है। उसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी लॉस कर रही है, कैश फ्लो कंपनी के लॉस मेकिंग है, डेप्टर डेज इन्वेंट्री डेज बहुत ही हाई है और कंपनी के प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी है। तो ये सब देखने से ये पता चलता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल है वो अभी बहुत वीक है। तो कंपनी ज़रूर आईटी सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो हमें बहुत ही वीक देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। तो ओवरऑल कंपनी का शेयर अभी हमें ज़रूर करेक्शन में देखने को मिला है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं है कि हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर करेक्शन में बाय करें या फिर एवरेज करें। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की नज़र से एसीआई इन्फोकॉम ये कंपनी अभी बहुत ही ख़राब है और कंपनी को बहुत ही सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इन सेगमेंट में अगर इम्प्रूवमेंट कंपनी करती है तो ही हम इस कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे,